गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। वैद्युत अपघटन के नियम क्या हैं, किसने दिए और किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जा सकता है और किस प्रकार से उसके ऊपर आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत अपघटन के नियम की बात करें, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो उसको लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को माइकल फैराडे ने दिया था। जो वैद्युत अपघट्य हैं उन वैद्युत अपघट्यों को द्रवित करके, गलाकर या उसके विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्होंने प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली प्रेक्षण लिए और प्रेक्षण लेने के बाद इन नियमों को दिया। इन नियमों को इस कारण से फैराडे के नियम के नाम से भी जाना जाता है। फैराडे ने दो वैद्युत अपघटन के नियम दिए, जिनको वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम या फैराडे के प्रथम नियम और वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम या फैराडे के द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें या फैराडे के प्रथम नियम की बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है या माइकल फैराडे ने जो फैराडे का प्रथम नियम दिया था वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, उस वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जमा होगा या मुक्त होगा। इट मे बी डिपॉजिटेड और इवॉल्व। देन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात उसके इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित किए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। मान लें, माना मुक्त पदार्थ की मात्रा W ग्राम है तथा विद्युत आवेश कह दें Q प्रवाहित किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रवाहित किए गए धारा की, विद्युत की मात्रा और मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा समानुपाती है, अर्थात W समानुपाती Q लिखा जा सकता है। Q उसके विद्युत आवेश को, इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है, चार्ज कितना है। अब हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। I इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, और T समय को व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो उसके आवेश के समानुपाती है। समानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो ZIT लिखा जा सकता है। W बराबर ZIT, ये वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। Z जो है रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस दिए गए पदार्थ के लिए नियत होता है। मान लें अपन ने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की। I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second. Then the amount deposited on the electrode is equal to its chemical equivalent. उस स्थिति में जो W की मात्रा है, W बराबर Z होगा। कब? जब 1 सेकेंड आपने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की है। उस स्थिति में मान लें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अपन ने ये चीज की तो धारा प्रवाहित करने पर जो अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो अपन को 0.001180 ग्राम प्राप्त होती है, W का मान। यही इसके लिए रासायनिक तुल्यांक है, अर्थात प्रत्येक धातु के लिए रासायनिक तुल्यांक नियत होगा, फिक्स होगा, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी उस धातु के लिए। जैसे सिल्वर के लिए इतनी है, कॉपर के लिए मान अलग होगा। इस तरह से अपन प्रथम नियम को परिभाषित कर सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके प्रवाहित किए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती है। आवेश चार्ज कितना है
इस रूप से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ये है फर्स्ट लॉ। यहां से अपन W का मान निकाल सकते हैं, I का मान निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू दी है वही है, उसके अलावा उसकी वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से अपन बात करें सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की या सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की, तो ये कह रहा है कि अपन ने विभिन्न वैद्युत अपघट्य लिए हैं। मान लें आपके पास दो वैद्युत अपघट्य लिए हैं। एक में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, CuSO4 सॉल्यूशन, और दूसरे में आपने ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट का विलयन लिया है। इसमें एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड इसमें लगाकर दोनों को अपन ने विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिया। धारा के स्रोत जोड़ने में अपन कह रहे हैं कि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में, दो अपन ने विलयन लिया, दो से अधिक लिया, इन विलयनों में धारा समान मात्रा में धारा प्रवाहित कर लें, दोनों में मात्रा समान मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगी। अर्थात कॉपर सल्फेट में जो कॉपर डिपॉजिट होगा वह उस कॉपर के रासायनिक तुल्यांक के, और जिंक सॉल्यूशन का जो सेल है, सॉल्यूशन है, उसमें जिंक जमा होगा, जिंक डिपॉजिट होगा, उस जिंक की मात्रा जिंक के रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। मान लें, माना W1 व W2 पदार्थ की मात्रा क्रमशः इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होती है तथा उनके रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट क्रमशः E1 व E2 है। तो अपन बात कर लें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें, क्या हो जाएगा? W1 जो पदार्थ है is directly proportional to E1 and W2 is directly proportional to E2। मतलब जो विलयन दिया है उस विलयन में जो पदार्थ है उस पदार्थ के मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। या W1 बटे E1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों को कंपैरिजन ले लें तो W1 बटे E1 इक्वल्स टू W2 इक्वल टू E2 लिखा जा सकता है, या E2 बटे E1 इक्वल्स टू W2 बटे W1 लिखा जा सकता है। इस तरह से अपन द्वितीय नियम को परिभाषित कर सकते हैं कि भाई जो अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट इज पासेस, देन द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। इसको अपन वैद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कह सकते हैं। ई जो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कह सकते हैं। अब जैसे अपन प्रथम नियम से बात करते हैं, प्रथम नियम से अपन जानते हैं W बराबर ZIT है। इसका मतलब हो गया W1 बराबर ZIT, W2 बराबर Z2IT। धारा का मान समान है। ऐसी स्थिति में इन वैल्यूज को अपन फॉर्मूले में रख लेते हैं। W1 के लिए Z1IT अपॉन W2 के लिए Z2IT इक्वल्स टू
Z2 Z1 E2 बटे E1 लिखा जा सकता है, अर्थात Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू E2 बॉन E1 अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, तो उस स्थिति में Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। जो रासायनिक तुल्यांक है वह पदार्थ का, धातु का रासायनिक तुल्यांक उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। दोनों नियमों को यदि अपन सम्मिलित कर लें तो सम्मिलित करने पर अपन W बराबर ZIT अपॉन F से सिंबलाइज कर सकते हैं। F जो है फैराडे नियतांक कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू 96500 कूलाम के बराबर होती है। यहाँ से भी अपन W का मान निकाल सकते हैं। इनमें से किसी एक वैद्युत अपघट्य के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालना हो या दिए गए पदार्थ की मात्रा कितनी मुक्त होगी वो दी हुई है, तो उसके इस सूत्र के द्वारा उसको ज्ञात किया जा सकता है। दोनों ही नियम जो इम्पॉर्टेंट है और उनके आधार पे इनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।